अगर आप जॉब के साथ गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं मन में सवाल उठते हैं कि क्या हम अच्छा रैंक ला सकते हैं, या फिर एक ख्याल आता है कि गेट का सपना छोड़ दें क्या। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई करो एक बहुत ही सिस्टमेटिक प्लान बनाने का। अब ये जो 60-70% सिलेबस है आपको जल्दी से जल्दी कवर करना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। अगर आप जॉब के साथ गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं मन में सवाल उठते हैं कि क्या हम अच्छा रैंक ला सकते हैं, क्या हम उतना इनफ टाइम स्पेंड कर सकते हैं गेट की प्रिपरेशन के लिए जितना जरूरी है, और क्या हम जॉब की स्ट्रेस के साथ में उतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं या नहीं। फिर एक और ख्याल आता है कि जॉब छोड़ दें क्या, या फिर एक ख्याल आता है कि गेट का सपना छोड़ दें क्या। आप सब लोगों के जितने ऐसे सवाल हैं उन सब के आंसर इस सेशन में मिलने वाले हैं। शुरू करते हैं इस बात के लिए डिस्कशन कि जॉब के साथ गेट की प्रिपरेशन को कैसे पूरा किया जाए। देखिए, तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो जॉब के साथ में गेट प्रिपरेशन के लिए आती हैं। सबसे पहले, डेली का लिमिटेड टाइम आपको मिलता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी जॉब, आपका वर्क जो है काफी सारा समय आपका लेता है दिन भर में। दूसरा है, स्ट्रेस बहुत रहता है, क्योंकि जॉब है तो वहां परफॉर्म भी करना पड़ेगा। 100% टाइम आपको वहां अवेलेबल रहना पड़ता है मेंटली, और उसके लिए काफी सारी आपकी मेंटल एनर्जी जो है चली जाती है। फिर आपको कुछ कुछ नया सीखना भी पड़ता है, काफी सारी नई चीजें पढ़नी भी पड़ती हैं, समझनी भी पड़ती हैं, एंड इट टेक्स अवे अ लॉट ऑफ अटेंशन। तो गेट की स्टडी के लिए जो आपका फोकस स्पैन है वो कम बचता है, और ऐसे केस में जो कंसिस्टेंसी चाहिए गेट प्रिपरेशन के लिए, अच्छी रैंक के लिए, वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिखती है। यहां पे फिर बच्चा वही गिव अप करने का सोचता है, एक ऑप्शन या फिर दूसरा ऑप्शन, या तो मैं जॉब ही रख लूं और गेट छोड़ दूं, या फिर गेट को रख लूं और जॉब छोड़ दूं। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई करो एक बहुत ही सिस्टमेटिक प्लान बनाने का। और ये सिस्टमेटिक प्लान क्या है? सिस्टमेटिक प्लान ये है कि आपको ये पता होना जरूरी है कि गेट एग्जाम के लिए अच्छी रैंक लाने के लिए आपका पूरा सिलेबस कवर होना जरूरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 60% सिलेबस जो गेट का है उससे 80% क्वेश्चंस गेट में आते हैं। 60% सिलेबस से 80% क्वेश्चंस गेट में आते हैं। अब आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि 60% वो सिलेबस कौन सा है जहां से रिपीटेटिव क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं लगभग हर साल। उस 60% सिलेबस को आपको पहले क्लैरिटी के साथ कंप्लीट करना है। फिर अगर समय बचेगा तो बचा हुआ टॉपिक्स हम एक एक करके सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट खत्म कर लेंगे। अब बचा जो आपका 60% कोर्स जो आपने कवर किया है, उसकी कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके आप इनफ प्रैक्टिस कर चुके होने चाहिए, ताकि उनमें से आपको जितने भी क्वेश्चन गेट एग्जाम में आए मैक्सिमम आप करेक्टली एक्यूरेटली सॉल्व कर पाए। तो आपकी उनकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उनके टेस्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और अच्छे से रिवाइज्ड होना चाहिए ताकि वो कंसेप्ट याद रहे। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, 2018 में मैंने लास्ट टाइम गेट लिखा था, और तब मैंने सिर्फ और सिर्फ 4-5 सब्जेक्ट जो मैं उस वक्त पढ़ा रहा था, उनमें से भी 2 ही कोर्स में बहुत रेगुलरली पढ़ा रहा था, 3 बहुत ही कम पढ़ा रहा था। बस इस 4-5 कोर्सेज से कंप्यूटर साइंस में मेरी रैंक आई थी 440। क्यों? क्योंकि जो मुझे पता है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये मेरा स्टेटस था। और जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी की बात कर रहा था, वो मुझे हर एक जो टॉपिक पता था उससे हर एक क्वेश्चन में सॉल्व कर पाया एग्जाम में जाके। सो इट्स वेरी सिंपल। आपको अपने आंसर्स जो निकालने हैं, अगर एक्यूरेटली आप निकालते हो तो कम सिलेबस से भी ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। तो आइडेंटिफाई करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के। एक बारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो हर एक सब्जेक्ट के, आइडिया लगेगा कि कहां कहां से किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्वालिटी ऑफ स्टडी पे डिपेंडेंट रहना है रादर देन क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ आवर्स। तो नंबर ऑफ आवर्स की जो टेंशन है उसको साइड में रखेंगे और बात करेंगे कि क्वालिटी ऑफ स्टडी हमारी होनी चाहिए। अगर हम 3 से 4 घंटे पर डे दे पा रहे हैं तो उन 3 से 4 घंटे पर डे में हम फोकस्ड लर्निंग करें। अब ये 3 से 4 घंटे पढ़ाई के निकलेंगे कब? अगर आपकी जॉब बहुत ही अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होती है तो आप लेट इवनिंग में निकालोगे या इवनिंग में निकालोगे, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर बहुत अर्ली मॉर्निंग जॉब स्टार्ट होती है तो शाम आते आते आप फ्री हो जाओगे जॉब से। पर अगर आप और जल्दी उठ सकते हो तो बेस्ट तो यही है कि आप अपना कोई भी काम, चाहे वो जॉब हो या और दूसरी कोई
जो घर की एक्टिविटी है, खाना बनाने से लेके ट्रैवल करना फॉर द जॉब और एनीथिंग, कुछ भी शुरू करने के पहले अगर आप पढ़ाई के 2 घंटे रोज निकाल सकते हैं, एंड दैट विल बी द बेस्ट विनिंग कॉम्बिनेशन फॉर यू। क्योंकि उस टाइम तक आप मेंटली एग्जॉस्ट नहीं हुए हो और आपका कोई भी दूसरा एंगेजमेंट दिमाग का स्टार्ट नहीं हुआ है, तो फिजिकली और मेंटली आप वहां प्रेजेंट रह के 2-2.5 घंटे आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। सो अगर थोड़ा लेट से अगर ऑफिस स्टार्ट होता है या थोड़ा जल्दी आप उठ सकते हो 5, 5:30, 6 बजे, उठ के आधा घंटा अपना रेगुलर ब्रश, चाय, चाय कॉफी जो सुबह सुबह आपको लगती है, फ्रेश होके और बढ़िया स्टडी टेबल पे बैठ जाओ और फिर 2-2.5 घंटे पढ़ाई करो। वो 2-2.5 घंटे अगर रोज आपने निकाल लिया, आपकी जिंदगी जो है बदल जाएगी। क्योंकि आप बिना थके पहले 2 घंटे पढ़ाई के दे दोगे, उसके बाद आप जॉब में जाओगे, जॉब वैसे ही आपको थकाएगी क्योंकि डिमांड रहती है जॉब की कि आपका मेंटल प्रेजेंस वहां रहे। तो आप दिन भर जॉब में जाएंगे, वहां से आएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर शाम में आप थोड़ा सा लो एनर्जी वाला काम कर सकते हैं, जैसे कि रिवीजन करना हुआ, प्रैक्टिस करना हुआ, या कोई इजी कोर्स है जो आपको बहुत अच्छे से पता है, उसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं क्योंकि लर्निंग बहुत डीपली नहीं करनी है कंसेप्चुअली, तो वो कोर्स की लेक्चर आपने देख लिए, ऐसा आप वो काम तब कर सकते हो जब आप थके हुए हो। तो 3 से 4 घंटे, 2 से 2.5 घंटे सुबह, शाम में 2 से 2.5 घंटे आफ्टर द जॉब, अगर आपने ऐसा कर लिया, ऑफ कोर्स थोड़ा सा बैक टू बैक शेड्यूल रहेगा, बट आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, आपको ये करना तो पड़ेगा। अब बात आती है वीकेंड्स की। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, सैटरडे संडे जैसी छुट्टी मिलती है आप उसको मैक्सिमाइज करो 8 घंटे, लगभग कम से कम 8 घंटे, क्योंकि अब ऑफिस का कोई काम नहीं सैटरडे संडे में, आप सुबह जल्दी उठ के और अपना काम शुरू कर लो। अगर ऐसा लगता है कि दोस्तों के साथ खेलना या घूमने का प्लान बनाया है तो उसके पहले थोड़ा सा शुरू कर लो, फिर घूम के और वापस दिन में या शाम में पढ़ाई कर लो। सैटरडे और संडे डेफिनेटली जॉब वाला बंदा जो है कोशिश करता है कि मैं थोड़ा सा एंजॉय करूं अपने दोस्तों के साथ, आउटिंग पे जाऊं, तो अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग यूजुअली निकलते हैं लोग, तो उस पर्टिकुलर चीज को ध्यान रख के रिमेनिंग टाइम में आप अपनी पढ़ाई करो, पर 7 से 8 घंटे ऑन एन एवरेज आप वीकेंड पे निकालो, सैटरडे और संडे। तो आपके 4 घंटे अगर पर डे निकल रहे हैं 5 दिन के लिए, 20 घंटे मंडे टू फ्राइडे, और 8 दूना 16, टोटल 36 घंटे पर वीक का आपका शेड्यूल बन रहा है, विच इज 5.5 आवर्स अ डे, विच इज गुड इनफ। अगेन मैं कह रहा हूं गुड इनफ वो तब है जब आप स्मार्ट स्टडी की तरफ चले जाएंगे। तो आपको सारा सिलेबस का जो कवर नहीं करना है, अगेन मैं कह रहा हूं पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं पहले उसको टेकल कर लो। उसके बाद फिर हम जब ये कर लेंगे तो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया 80% मार्क्स के क्वेश्चन हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था। चाहे वो क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा अभी इसकी गारंटी अभी हुई नहीं है, वो प्रैक्टिस से होगी आखिरी में, बट इसका हम जान लेंगे कि हाँ 80% क्वेश्चन जो आएंगे हमने उससे रिलेटेड कुछ तो पढ़ा है क्लास में। फिर जो बचा हुआ 20% उसको धीरे धीरे टेकल करेंगे आखिरी में, अगर हमारे पास समय होगा तो हम थोड़ा सा छुट्टियां बचा लेंगे ताकि आखिरी में जब रिवीजन प्रैक्टिस के लिए इंटेंस टाइम देने की जरूरत पड़े तो हम जॉब में से 15-20 दिन की छुट्टी लगातार ले पाए दिसंबर जनवरी के आसपास। तो ऐसे जो बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे, बहुत रिपीटेटिव कंसेप्ट्स होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस में आपका एक कंसेप्ट है कैश मेमोरी का, मैपिंग वो बहुत बार पूछा जाता है, पाइपलाइनिंग बहुत बार पूछा जाता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन आते हैं ईसी में। तो ये ऐसे आपको कंसेप्ट्स को क्या करना पड़ेगा, ऐसे कंसेप्ट्स को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उनको थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा शुरुआत में, ताकि आप श्योर शॉट जहां से स्कोरिंग मिलती है वो अपने पाले में रख लो, अपने फेवर में रख लो। ठीक है, फिर आपको मॉक टेस्ट लिखने पड़ेंगे। तो जो ये 60-70% सिलेबस की मैंने आपको बात करी, वो 60-70% सिलेबस जो है कवर होने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट लिखेंगे। अब ये जो 60-70% सिलेबस है आपको जल्दी से जल्दी कवर करना है ताकि आखिरी में आपको इनफ समय मिल पाए प्रैक्टिस और रिविजन का। रिविजन और प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ, जो बच्चा समझता नहीं है टाइमली। आपको कम से कम 3 महीने, मिनिमम कह रहा हूं 3 महीने रखने होंगे आखिरी के, जो प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए आपको काम आएंगे, क्योंकि आप चीजें भूल जाओगे, उनकी कंसेप्ट याद रहेंगे तो उनसे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी जिनको आपको सॉल्व करने के लिए समय चाहिए। लगता है कि नहीं चाहिएगा, हाँ ठीक है 1-1.5 महीने में तो रिवीजन हो ही जाएगा एटसेट्रा, बट होता नहीं है।
हर किसी से नहीं होता है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होती है, नेचुरली मेमोरी अच्छी होती है, तो उन्हें थोड़ा कम समय लगता है, बट ऑन एन एवरेज थोड़ा ज्यादा समय लगता ही लगता है। तो आप मॉक टेस्ट लिखेंगे रिवीजन और प्रैक्टिस के साथ लास्ट 3 मंथ में, उनको एनालाइज करेंगे और फिर समझेंगे कि कहाँ से आप अपने मार्क्स जो है खो रहे हैं टेस्ट में, कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर उनको धीरे धीरे करके इंप्रूव करते चले जाएंगे। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो कि आप एग्जाम फेस करते वक्त शायद आपको होती, वो सारी आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर दोगे लास्ट के 3 महीने में। तो इससे क्या होगा, सारे वीक सब्जेक्ट, वीक एरियाज, आपका टाइम मैनेजमेंट सब आप आइडेंटिफाई कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। आखिरी में जाके आपका जो कॉन्फिडेंस है डेफिनेटली आता है। ये तभी आएगा जब आप काम करोगे अपने इंप्रूवमेंट्स पे। ठीक है, कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स है लाइक एक्टिव रिकॉल, कि जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ऑफिस में हो, टाइम पास चल रहा है ऑफिस में, तो आप रिकॉल करो कि आपने क्या टॉपिक पढ़ा था, कैसे उसका कंसेप्ट था, तो उससे आपको याद रहने लगती हैं चीजें। फिर स्पेस्ड रिवीजन, कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट खत्म हुआ, उसका महीने भर में एक बार रिवीजन कर लिया, फिर अगले महीने फिर से रिवीजन कर लिया, क्विक रिवीजन, ताकि हमारे दिमाग से वो ज्यादा ओझल ना हो पाए, ऐसा ना लगे कि ये कंसेप्ट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद ही ना रहे, ऐसा ना हो जाए। एरर नोटबुक बना लो, जब भी आप कोई टेस्ट लिखो, प्रैक्टिस करो, तो जो जो एरर आप कर रहे हो उनको आप लिखते चले जाओ, ताकि आपको याद रहे कि अगली बार ये गलती हमको नहीं करनी है। जैसे कि छोटी सी एग्जांपल बताता हूं मैं, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट मतलब कि करेक्ट पूछा है, पर फिर भी वो वर्ड इनकरेक्ट पे ध्यान दिया, नॉट पे ध्यान नहीं दिया, और टिक मार्क कर दिया उसके अकॉर्डिंग, और फिर गए हमारे 2 मार्क। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं याद रखनी पड़ेंगी, ताकि हम जब भी अगली बार क्वेश्चन या प्रैक्टिस करें या फिर टेस्ट लिखें तब हमें ये गलतियां ना हो। और बहुत सारी छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि बहुत सारी बुक्स या बहुत सारे सोर्सेस से पढ़ना, एक सब्जेक्ट एक सोर्स बस काम खत्म, क्योंकि नया सोर्स भी आपको बहुत कुछ अलग नहीं बताएगा, कंसेप्ट वही है, खाली उसको बताने का तरीका या पर्सपेक्टिव अलग हो जाएगा बस। तो ले दे के आपको एक सब्जेक्ट को एक ही सोर्स से पढ़ना है, मल्टीपल जगह से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने, 2009 ऑनवर्ड्स तो करने ही करने, कम से कम 2009 से लेके 2026 तक तो करने ही करने हैं, क्योंकि वहां से ही गेट एग्जाम का पैटर्न जो है चेंज हुआ था। रेगुलरली रिवाइज नहीं करना, ये भी प्रॉब्लमेटिक केस है, क्योंकि अगर आप आज का लेक्चर रिवाइज नहीं करोगे, कल का लेक्चर समझ नहीं आएगा। अगर आप एक मंथ के तक रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें भूलने लग जाओगे। तो स्पेस रिवीजन, रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी है। और बिना प्रैक्टिस के खाली लेक्चर देखते चले जाओ, देखते चले जाओ, देखते चले जाओ, इट इज समथिंग लाइक कि आप स्विमिंग की कंपटीशन देख रहे हो, कि कैसे लोग स्विमिंग करते हैं, कैसे लोग स्विमिंग करते हैं, बस देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, और उनकी टेक्निक जो वो बता रहे हैं वो ट्यूटोरियल देखते रहो, और फिर फाइनल जैसे ओलंपिक्स आता है, ओलंपिक में डायरेक्टली पूल में कूदो और वहीं डूब जाओ, क्योंकि हमने लर्निंग की ही नहीं है कि प्रैक्टिस कैसे की जाएगी, तैरना कैसे, ये टेक्निक चलेगी कैसे, पानी में जाओगे तभी तो पता चलेगा। तो बिना प्रैक्टिस के आपको आइडिया नहीं लगेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो आप जब कोर्स पढ़ते हो तभी आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, डीपीपीज और वीकली टेस्ट जो आपको बैचेस के साथ मिलते हैं वो सॉल्व करने हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी रहे, आपको पता चले कि जो मैंने कंसेप्ट क्लास में सीखा है उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं कुछ, इनको ध्यान रखना है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप सोच रहे हो जॉब छोड़ देने का गेट के लिए, तो एक बार इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर हमारे पास गेट का रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं आता है, तो डू वी हैव अ सेकेंड ऑप्शन और प्लान बी? इफ नॉट, देन यू नीड टू क्रिएट इट। एंड दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, आप जॉब नहीं छोड़ो। आपको ऐसा लगता है कि जॉब थोड़े दिन और चला सकते हैं, चलाइए। आखिरी के 2-3 महीने आप सबैटिकल या एक लॉन्ग लीव ले सकते हैं अपनी जॉब से, और गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और फिर वापस जॉब ज्वाइन कर लीजिएगा गेट के एग्जाम के बाद, ताकि जब रिजल्ट आए, फिर प्रोसेस स्टार्ट होगी एडमिशंस की या पीएसयूज की, तब तक आपके पास अपनी जॉब रहेगी, और आपको अच्छा खासा पैसा भी मिलता रहेगा जॉब से, प्लस आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होता रहेगा।
तो कोशिश करिए कि आप दोनों चीजों को साथ में रख पाएं। अगर आपको सीएस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी इशू है गेट का या डीए से रिलेटेड, तो ये टेलीग्राम ग्रुप पे आप आके और मैसेजेस कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड असिस्ट यू। ये सीएसआईटी का और गेट वाला का चैनल है टेलीग्राम, जहाँ पे आपको अनाउंसमेंट होते हैं और बाकी सारे ब्रांचेस के अलग अलग ये चैनल्स हैं, इन पे आपको अनाउंसमेंट और जो भी हमारे नए क्रिएटिव आइडियाज जो हम लेके आते हैं यूट्यूब पे आपके लिए ऐसे सेशंस लेके आते हैं, उनका पूरा नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। अगर कोई नई जॉब वैकेंसी आ रही है तो उसके बारे में भी डिटेल मिलती रहेगी। अगर कुछ चेंजेस आते हैं गेट से रिलेटेड या कोई दूसरे एग्जाम से रिलेटेड, तो भी वो हम वहां पे आपको बताते रहेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपके काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने इस सेशन के थ्रू दे दिया, बट स्टिल अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको उन क्वेश्चन के आंसर भी प्रोवाइड कर दिए जाएं। कीप लर्निंग हैप्पीली, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।